तो शांत हो जाइए। पहला चैप्टर समाप्त हो गया और यहीं से तय होगा कि आप दरोगा बनिएगा या फिर नहीं बनिएगा। चैप्टर समाप्त होने का मतलब है कि जितना भी प्रश्न करवाए, कुल कितना करवाए, 137। हमको पता है बहुत को 137 याद नहीं होगा, ठीक है। अब अगर किन्हीं को भी ये लगता है बिना क्वेश्चन याद के लिए कुछ हो जाएगा तो समझ जाइए प्रश्न को याद करना ही पड़ेगा। तो पहला चैप्टर जिनको जिनको भी याद नहीं हुआ है, एक मौका और है उसके पास कि वो याद कर ले, नहीं तो फिर समाप्त होते जाएगा और अंत में इतना बोझ पड़ जाएगा प्रश्नों का कि आप उस बोझ तले दब जाइएगा, फिर याद नहीं कर पाइएगा। और दरोगा में दोस्तों एग्जाम निकाल लेना ही बड़ी बात नहीं रह गई, आप अंतिम मेरिट तक बने रहना बड़ी बात है। सब कुछ हो जाने के बाद करीब 400-500 स्टूडेंट मेरिट में छटता है। मेरिट में भी ना छटे आप, इसके लिए बस कुछ नहीं करना, जितना प्रश्न करवा रहे हैं, जितना भी प्रश्न, उसको याद रखिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। बहुत जगह ऐसा होता है कि ये कर लेने से पतला पतला किताब कुछ खिलाएगा, ठीक है। बायोलॉजी मेरा मोटा है तो पतला वाला लाओ, ठीक है। तो वो सबके चक्कर में नहीं पड़ना दोस्तों। 100% नौकरी तब होगा जब आपको सिलेबस पर पकड़ है। क्या पूछा गया परीक्षा में, क्या पूछा जाता है, इस पर टेंशन नहीं लेना है, फोकस करना है कि परीक्षा का क्या सिलेबस है। तो पहला चैप्टर क्या हुआ, पहला चैप्टर जनरेटर चल रहा था आज, तो 4 सेकंड जनरेटर चलाने में लग जाता, लाइन करता है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम आ जाते हैं दूसरा चैप्टर पर। तो सब दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए रेडी है ना? हाँ, रेडी होने का मतलब पहला में कंफ्यूजन नहीं ना है। हाँ, और कंफ्यूजन दोस्तों क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, ये मतलब हुआ, क्योंकि नौकरी हो जाएगा फिर भी कंफ्यूजन रहेगा। ज्ञान ही इतना बड़ा चीज है कि कंफ्यूजन आपका टोटल तो दूर होगा नहीं, सवाल प्रश्नों का है। तो दूसरा चैप्टर, और दूसरा चैप्टर का नाम है हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में। दोस्तों इस पृथ्वी पर जो भी सजीव है, ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स है, वह सजीव 2 भागों में हमने बांटा है। एक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, और दूसरा मल्टी सेलुलर यानी क्या, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय 2 प्रकार के सजीव हैं। एक कोशिकीय हमें आंखों से नहीं दिखते हैं और इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। और बहुकोशिकीय मतलब शरीर में कई कोशिकाएं होना। आंखों से दिखने वाले समस्त सजीव बहुकोशिकीय ही होते हैं दोस्तों। तो सजीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय सजीवों का पूरा बॉडी केवल और केवल एक कोशिका से बना होता है, और जीवन जीने के लिए जितना कुछ भी होनी चाहिए वह इन जीवों में केवल एक कोशिका के अंदर ही संपन्न हो जाता है। जो एक कोशिकीय जीव है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे, उन जीवों के शरीर में केवल एक कोशिका, अर्थात इन जीवों के शरीर में कोई उत्तक नहीं पाए जाते हैं, उत्तक नहीं पाए जाते, केवल एक कोशिकाएं पाई जाती है। और जिंदा रहने के लिए जो भी चीज जरूरी है, जैसे पाचन, श्वसन, जनन, सब कुछ एक ही कोशिका के द्वारा होता है। लेकिन जब हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करते हैं तो इनकी संरचना थोड़ा जटिल होती है, और इनकी संरचना एक बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर की संरचना कैसे निर्मित होती है वो हम सेल वाले चैप्टर में भी देखे थे। इन जीवों के शरीर में सेल और सेल मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम फाइनली बॉडी। ऑर्गन सिस्टम नहीं लिखे। तो जब हम उत्तकों की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किन की बात कर रहे हैं, बहुकोशिकीय जीवों की बात कर रहे हैं। यानी कि एक कोशिकीय जीवों में कोई उत्तक नहीं होते हैं। उत्तक केवल और केवल किसमें होते हैं, बहुकोशिकीय। क्या बैक्टीरिया में उत्तक होते हैं? नहीं। क्या प्रोटोजोआ में उत्तक होते हैं? नहीं। उत्तक केवल बहुकोशिकीय जीवों में होता है, बहुकोशिकीय जीवों में होता है, पौधों में भी होता है, जंतु में भी होता है। जो सजीव मल्टी सेलुलर है उसमें टिश्यू होगा। तो उत्तक केवल किन सजीवों में पाए जाते हैं दोस्तों, बहुकोशिकीय सजीवों में पाए जाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो हम चैप्टर उत्तक पढ़ रहे हैं आखिर उसका संबंध किन जीवों से है। एक कोशिकीय जीवों के शरीर में केवल और केवल एक कोशिका होती है, उनमें कोई उत्तक, कोई अंग नहीं होता, कोई अंगतंत्र नहीं होता। फुल बॉडी इक्वल टू 1 सेल। आइए अब समझते हैं कि बहुकोशिकीय सजीवों का शरीर में जो उत्तक होते हैं वो उत्तक क्या है, किसे उत्तक कहेंगे। तो आप शारीरिक संरचना को समझ ही चुके हैं कि बहुकोशिकीय सजीवों की या किसी भी सजीवों की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, वो सेल है। यहीं से निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है। फिर कोशिकाएं मिलकर क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, यानी उत्तक बनाते हैं। उत्तक मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, अंग बनते हैं, और अंग बनते हैं, और अंग मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनते हैं यानी अंग तंत्र बनते हैं, और कई अंग तंत्र मिलकर फाइनली किसका निर्माण करते हैं, बॉडी का। तो एक बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर का निर्माण किन क्रम में होता है उस क्रम को आप
समझे कि न समझे? और अगर इस क्रम को आप समझ गए हैं तो उत्तक क्या है ये आपको पता चल ही गया है। उत्तक अंग की वो इकाई है जो किससे मिलकर बनेगा? कोशिकाओं से मिलकर बनेगा। उत्तक एक बहुकोशिकीय सजीवों की शरीर की वो इकाई है जो किससे मिलकर बनेगा? कोशिकाओं से मिलकर बनेगा। यानी उत्तक क्या है दोस्तों? उत्तक क्या है? टिश्यू क्या है? तो समान सा परिभाषा ये है कि कोशिका के, ठीक है, कोशिका यानी सेल के समूह को ही क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिका के समूह को ही क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। कई कोशिकाएं जब आपस में मिलकर एक समूह बनाती है तब उन्हीं समूह का नाम हम क्या रखे हुए हैं? टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? कोशिका का समूह है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, कोशिका कौन से कोशिका समूह बनाकर उत्तक बनाएंगे ये भी तय है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का कोशिका समूह बन जाएगा तो उत्तक बन जाएगा, नहीं। जो कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करेगा उसके लिए शर्तें तय है कि कौन सा कोशिका मिलकर समूह बनाएगा। अर्थात उत्तक में जो कोशिकाएं मौजूद रहती है, एक उत्तक जो जिनमें कोशिकाएं, एक उत्तक जो कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो उन कोशिकाओं के बारे में कुछ शर्तें हैं। किसी भी तरह की कोशिका समूह बनाकर उत्तक नहीं बना लेगा। कोशिका का जो समूह उत्तक का निर्माण करेगा उस समूह में सभी उत्तक का आकार और आकृति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उनके कार्य भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उत्पत्ति मतलब किस कोशिका विभाजन के दौरान वो उत्पन्न हुआ है। अर्थात ऐसे कोशिकाओं का समूह जिनमें सारे कोशिका के आकार और आकृति क्या है? समान है। जिनमें सारे कोशिकाओं के कार्य क्या है? समान है। जिनमें सारे कोशिकाएं एक ही तरीके से क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। वैसे ही कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएगा? उत्तक मिलाएगा। अर्थात अलग अलग आकार आकृति की कोशिकाएं, अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाएं, अलग अलग तरह से उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर उत्तक नहीं बना सकता है। एक प्रकार के उत्तक में जितने भी कोशिकाएं होती है उन सभी कोशिकाओं के आकार और आकृति क्या होते हैं? समान होते हैं। उनके कार्य क्या होते हैं? समान होते हैं। वे एक ही कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो अब आप उत्तक का परिभाषा ये दे सकते हैं, समान आकार एवं आकृति, समान कार्य एवं समान उत्पत्ति वाले कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? एक उत्तक में मौजूद सभी कोशिकाओं के आकार और आकृति क्या होते हैं? समान होते हैं। एक उत्तक में मौजूद कोशिकाओं के कार्य क्या होते हैं? समान होते हैं। उनकी उत्पत्ति भी क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब ये भी है दोस्तों, अलग अलग उत्तकों में अलग अलग आकार और आकृति के कोशिका होते हैं। अलग अलग उत्तक में अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका होते हैं। अलग अलग उत्तकों में उत्पत्ति के आधार पर भिन्न कोशिकाएं हो सकती हैं। क्लियर हो गया? उत्तक किसे कहेंगे? क्लियर हो गया ना? उत्तक किसे कहेंगे? कोशिका के समूह को ही क्या कहेंगे? लेकिन कौन कोशिका समूह बनाएगा इसका शर्त दे दिया। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, कभी कभी एक ही प्रकार के उत्तक में भिन्न आकार आकृति के कोशिकाएं हो सकती हैं। यानी यहां पर आपको कुछ उत्तक में अपवाद मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आकार और आकृति अलग अलग हो एक ही उत्तक में, लेकिन उन सबों के कार्य क्या होते हैं? समान होते हैं। तो कुछ उत्तक ऐसे हैं जिनमें अलग अलग आकार और आकृति के कोशिकाएं हैं, परंतु उन सभी कोशिकाओं के कार्य क्या है? समान है। और अगर कार्य समान नहीं है तो अंत में वो इकाई बनकर कार्य करते हैं। कार्य समान नहीं भी है तो फिर भी वो इकाई की तरह ही कार्य करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, आप ये समझ गए कि कुछ उत्तक ऐसे भी हैं जिनमें भिन्न भिन्न आकार और आकृति की कोशिकाएं मौजूद है, और कुछ उत्तक ऐसे हैं जिनमें भिन्न भिन्न आकार और आकृति की कोशिकाएं मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन सारा कार्य मिलकर आगे चलकर क्या हो जाता है? एक हो जाता है। उदाहरण के लिए कि घर का ढलैया जो होता है, देखें आप, उसमें ढेर सारे लेबर कार्य करते रहते हैं। कोई बालू ढो रहा होता है, कोई गिट्टी ढो रहा होता है, कोई सीमेंट ढो रहा होता है, कोई पानी डाला होता है, कोई मशीन चला रहा होता है। भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं ना, लेकिन अंत में देखिएगा एक ही कार्य हो रहा है, घर का ढलैया हो रहा है। लेकिन लेबर पूछेगा तुम क्या कर रहा है? बालू ढो रहे हैं। तुम क्या कर रहे? सीमेंट कर रहा है। अब आज क्या दिख रहा है? घर ढलैया हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ उत्तक हैं, जिस तरह अभी बताएं कि ढेर सारे लेबर अलग अलग कार्य करें, लेकिन अंत में कार्य कितना हो रहा है? एक। ठीक कुछ उत्तक ऐसे हैं जिनमें अलग अलग आकार और आकृति की कोशिकाएं हैं, उनके कार्य भी क्या है? अलग अलग है, लेकिन अंत में वो सारा कार्य एक इकाई की तरह दिखता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक उत्तक में अगर आकार और आकृति, भिन्न आकार और आकृति के कोशिकाएं भिन्न कार्य कर रहे हैं, तो भी अगर एक उत्तक है तो भिन्न भिन्न कार्य भी अंत में कितना कार्य में कन्वर्ट होगा? एक। हमारा ब्लड एक उत्तक है, एक उत्तक है ब्लड, 3 कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबका आकार और आकृति समान नहीं, अलग अलग टाइप का है। सबके कार्य भी अलग अलग टाइप का है, लेकिन अंत में सबका कार्य एक इकाई के रूप में संपन्न होता है। इसीलिए रक्त क्या है? उत्तक है। तो ध्यान देना दोस्तों कि उत्तक का सर्वमान्य परिभाषा यही है कि समान उत्पत्ति, समान कार्य और समान आकार और आकृति के कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। लेकिन कुछ उत्तक ऐसे हैं जिनमें भिन्न आकार और आकृति के कोशिकाएं हो सकते हैं, उनके कार्य अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सभी का कार्य अंत में एक इकाई के रूप में क्या होगा? संपन्न होगा। लेकिन ऐसे उत्तक बहुत कम है, और जहां है हम वहां पढ़ेंगे जाकर उसको। अधिकांश जो उत्तक हैं उनमें उनके कोशिकाओं के आकार और आकृति क्या है? समान है। कार्य क्या है? समान है। उत्पत्ति क्या है? समान है। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आइए, एक तो क्लियर हो गया कि उत्तक केवल एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा। अब बहुकोशिकीय सजीव को मुख्य रूप से 2 टाइप में बांट कर पढ़ते हैं बायोलॉजी में, एक प्लांट और एक एनिमल।
एनिमल, दोनों में ऊतक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और दोनों के कोशिकाएं जो अगर आप पढ़े हुए हैं तो दोनों के कोशिकाएं लगभग लगभग क्या था, समान था। पौधों में भी यूकैरियोटिक कोशिका, जंतु में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। पौधे और जंतु के कोशिका में कोई बड़ा अंतर था नहीं था, दोनों में एक ही तरह की कोशिका, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक। बस कुछ कोशिकीय संरचना पौधे में थे तो जंतु में नहीं थे, जंतु में तो पौधे में नहीं थे। कुछ कोशिकीय संरचनाओं को लेकर अंतर था पौधे और जंतु के कोशिकाएं में, नहीं तो लगभग लगभग दोनों की कोशिकाएं क्या होते हैं, एक समान होते हैं। और जब दोनों के कोशिकाएं एक समान है तो कोशिका का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। और अगर दोनों की कोशिकाएं एक ही तरह का है तो ऊतक भी क्या होनी चाहिए, एक ही तरह का होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर कोशिका का समूह ही ऊतक बना रहा है और दोनों में लगभग एक समान कोशिकाएं हैं तो दोनों में ऊतक क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। लेकिन दोनों के ऊतक में कोई समानता नहीं है दूर दूर तक। पौधों के ऊतक कुछ और है, जंतु के ऊतक कुछ और है, जरा सा भी समानता नहीं है। पौधे और जंतु के कोशिकाएं लगभग एक समान होकर भी इनके ऊतक में, इन दोनों के ऊतक में कोई समानताएं नहीं है। दोनों के ऊतक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल। और ये आश्चर्य की बात है कि नहीं, बताइए आप, है कि नहीं? कोशिका एक जैसे तो कोशिका का समूह कैसे अलग हो गया? तो इसके पर्याप्त कारण है, और क्या कारण है वो आप समझ लीजिए। और समझना क्या है कि पौधे और जंतु के कोशिकाएं एक समान होकर भी उनके ऊतक एक समान नहीं होते हैं। तो इसका क्या कारण है दोस्तों, इसका क्या कारण है? पहला कारण तो शकल सूरत को लेकर ही है। क्या जी, क्या लगता है मानव के शरीर और पौधे के शरीर में दूर दूर तक कोई समानताएं हैं? तो पौधों को एक ऐसे ऊतक की जरूरत है जो उसे पौधे वाला शकल दे सके, और जंतु को एक ऐसे ऊतक की जरूरत है जो उसको जंतु वाला शकल मिल सके। तो दोनों के ऊतक अलग होने के कारण दोनों की बाहरी बनावट भी एक कारण है। पौधे और जंतु दोनों के बाहरी बनावट में कोई समानता है नहीं, इसलिए दोनों को क्या है, अलग अलग है, एक कारण। दूसरा कारण है कि पौधों में गति नहीं पाई जाती है और जंतु गति नहीं करेगा तो बचेगा नहीं। क्या पौधे में गति पाई जाती है, एक जगह खड़ा रहना है, मस्ती से प्रकाश संश्लेषण करना है, नो टेंशन। उसके बाद जंतु को दौड़ भाग करना है, भोजन इकट्ठा करना है, मारोपीट करना है, पड़ोसियों से चलना है, क्या ढेर सारे कार्य। तो जंतु में गतियां होती है, पौधों में कोई गतियां नहीं होती है। यानी पौधों को एक ऐसे ऊतक की आवश्यकता है जो पौधों को एक जगह खड़ा रख सके, और जंतु को एक ऐसे ऊतक की आवश्यकता है जो उसे गति दिला सके, गति प्रदान कर सके। उसके बाद पौधों में अंग नहीं होते हैं, कोई अंग विशेष नहीं होते हैं जिस तरह के अंग किसमें होते हैं, जंतु में। यानी कि जैसे आप बाहरी बनावट देखे जंतु और पौधे का बिल्कुल भिन्न होता है, उस तरह आंतरिक बनावट भी बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। एक जंतु के शरीर के अंदर किडनी है, लीवर है, चोटियां होते हैं, वगैरह वगैरह है, वो सब पौधा में नहीं होते हैं। पौधा को उन अंगों की जरूरी नहीं है। तो पौधे और जंतु के ऊतक अलग अलग होने का कारण बाहरी संरचनाओं का बिल्कुल भिन्न होना है, उसके साथ साथ दोनों के आंतरिक संरचनाओं में भी कोई समानताएं नहीं है। पौधे और जंतु के ऊतक अलग होने का कारण पौधे स्थिर रहने की प्रवृत्ति रखते हैं जबकि जंतु चलायमान होते हैं। पौधे और जंतु के ऊतक अलग अलग होने के कारण ये उसका ग्रोथ यानी कि वृद्धि भी है। पौधों में वृद्धि कुछ अलग तरीके से होती है, जंतु में वृद्धि कुछ अलग तरीके से होती है। पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं लेकिन जंतु जीवन पर्यंत वृद्धि, पौधे का वृद्धि कुछ विशेष क्षेत्रों में ही होता है जबकि जंतु में वृद्धि एक समान होता है। पौधे का देखा एक डाली बड़ा दूसरा डाली छोटा, क्या देखे ना। अब मानव में ऐसा हो जाए बायां पैर बढ़ गया दायां बढ़ नहीं रहा है, दिक्कत हो जाएगा ना, हो जाएगा। यानी कि दोनों जो ग्रोथ करते हैं, पौधे और जंतु जो ग्रोथ करते हैं वो तरीका भी अलग है। पौधों में वृद्धि एक समान तरीके से नहीं होती है, अनियमित तरीके से होती है, लेकिन जंतु में वृद्धि एक समान तरीके से होती है। फिर पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, पौधा की वृद्धि कभी रुकती नहीं है, लेकिन जंतु एक निश्चित उम्र के बाद उसमें ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है, उसके बाद घटने लगता है। जैसे 60 प्लस होगा तो झड़ने लगेगा, कितनों कैल्शियम ले लीजिए आप, 70 प्लस हो गया सुनना कम हो जाएगा, कितनों च्यवनप्राश खा लीजिए आप। यानी एक निश्चित उम्र के बाद वृद्धि क्या होते जाता करते। पौधे में ऐसा नहीं होता है, जब तक है फल देते रहेगा, वृद्धि करते रहेगा। तो पौधे और जंतु के कोशिकाएं लगभग समान होकर भी उनके ऊतक बिल्कुल असमान होते हैं, उन दोनों के ऊतक में कोई समानता नहीं पाई जाती है। इसके कई कारण हैं और इन कारणों को समझे कि नहीं समझे। पहला कारण, पौधे गति नहीं करते हैं जबकि जंतु गति करते हैं। पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में होती है जबकि जंतु में वृद्धि एक समान तरीके से होता है। पौधे के न सिर्फ बाहरी बल्कि आंतरिक संरचना भी जंतु से क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं, और इन्हीं सब कारण दोनों के ऊतक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और जब अलग अलग होते हैं तो पढ़ना भी अलग अलग पड़ेगा। कोशिका एक के समान था तो एक के में खींच दिए, लास्ट में थोड़ा बहुत जो अंतर था उसको क्लियर कर लिए, लेकिन यहाँ ऊतक तो बिल्कुल और समान है, कोई समानता नहीं है। तो आपके पास रास्ता यही है कि आप दोनों के ऊतक को अलग अलग पढ़िए। तो आइए दोस्तों, पहले हम किनके बारे में पढ़ ले, प्लांट या जंतु के बारे में? बताइए किसके बारे में पहले पढ़िएगा? प्लांट के एनिमल, प्लांट ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों पहले प्लांट ही पढ़ लेते हैं। ये नैतिक रूप से भी जरूरी है क्योंकि विकास के क्रम में जंतु से पहले इस पृथ्वी पर किसका आगमन हुआ है, प्लांट का हुआ है। यानी विकास के दृष्टिकोण से प्लांट इस पृथ्वी पर पहले आए हैं और उसके बाद जंतुओं का अवतरण हुआ है। तब जो पहले आया है तो उसको पहले पढ़ लेंगे,
ठीक रहेगा क्या? आइए दोस्तों अब समझते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू पादप उत्तक, पादप उत्तक, पादप उत्तक या प्लांट टिश्यू को जीव वैज्ञानिकों ने जो बांटा है वो बांटने का आधार क्या रखा है? विभाजन क्षमता। और किसकी विभाजन क्षमता? कोशिका की विभाजन क्षमता। जीव वैज्ञानिकों ने पौधों के उत्तकों का बंटवारा कोशिका के विभाजन क्षमता के आधार पर किया है। और कोशिका विभाजन आप समझ रहे हैं ना, पुराने से नए कोशिका का उत्पन्न होना क्या है? विभाजन है। तो यहाँ विभाजन का अर्थ वास्तविक अर्थ नहीं है बल्कि अलग अर्थ है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना? हाँ, पुराने कोशिका से नए कोशिका का बनना क्या है? कोशिका। तो पौधों के उत्तकों का बंटवारा किस आधार पर? विभाजन क्षमता के आधार पर। अर्थात दोस्तों पौधों में कुछ उत्तक ऐसे हैं जिनके कोशिकाओं बार बार विभाजित करके नए नए बनते रहते हैं। पौधे में कुछ उत्तक ऐसे हैं जिनके कोशिकाएं में विभाजन की क्षमता है, वो विभाजन करते हैं, नए नए कोशिका लगातार बनाते रहते हैं, लगातार। उदाहरण के लिए पत्तियां हो गई, शाखाएं हो गए, ठीक है, इन सब भागों की कोशिका में विभाजन होता है। लेकिन पौधों के कुछ उत्तक ऐसे हैं जिनके कोशिका में विभाजन की कोई क्षमता नहीं होती है, अर्थात नए कोशिकाएं बनने की क्षमताएं उसमें नहीं होती है। तो एक पौधे के संपूर्ण भाग में दो प्रकार के उत्तक होते हैं। एक ऐसे उत्तक होते हैं जिनके कोशिकाएं विभाजन करके नए कोशिका बना सकती है, और कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जिनके कोशिकाओं में विभाजन की कोई क्षमता विद्यमान नहीं होती। और इस तरह से पौधे के उत्तक को विभाजन क्षमता के आधार पर, पौधे के उत्तक को किसके आधार पर दोस्तों? विभाजन क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। मेरी एस्टिमेटिक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विभाजोत्तकी। और दूसरा कौन है? परमानेंट है। दूसरा क्या है दोस्तों? परमानेंट है, यानी क्या? अस्थायी। तो पौधों में कितने प्रकार के उत्तक? दो प्रकार के, मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, विभाजोत्तकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। पौधे में कितने प्रकार के उत्तक? दो प्रकार के उत्तक। और आपको पहले क्लियर कर दिया, यह बंटवारा किस आधार पर हुआ है? विभाजन क्षमता के आधार पर हुआ। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि किनका कोशिकाएं विभाजित होती है, किनका नहीं। और नाम ही दोस्तों कुछ इस कदर है, ये बताना नहीं पड़ेगा कि कौन विभाजित होता है कौन नहीं। पौधों के ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाएं विभाजित होकर नए नए कोशिकाएं बनाते रहती है, उन उत्तकों को क्या कहते हैं? विभाजित। अब पौधे के ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाओं में विभाजन की कोई क्षमता नहीं होती है, अर्थात नए कोशिकाएं बनाने की कोई क्षमता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? परमानेंट, यानी कि अस्थायी। तो क्लियर हो गया। ऐसे पौधे के ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाएं विभाजित होते रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन उत्तकों की कोशिका में विभाजन की कोई क्षमता नहीं, उसे क्या कहते हैं? अस्थायी उत्तक कहते हैं। अब आपको यह कंफ्यूजन होता होगा कि पौधे तो इतना बड़ा है, हम कैसे समझेंगे कि कहां पर मेरी एस्टिमेटिक और कहां पर परमानेंट है? तो आप जान चुके हैं कि परमानेंट उत्तक का कोशिका विभाजित होगा कि नहीं? नहीं होगा। अर्थात ये नया नया कोशिका नहीं बनेगा तो ग्रोथ नहीं होगा। और मेरी एस्टिमेटिक की कोशिका विभाजित करेगा, नया नया कोशिका बनेगा, तो क्या होगा? ग्रोथ होगा। तो पौधे के वे समस्त भाग जहां क्या हो रहा है? ग्रोथ। समझ जाइए वहां पर कौन उत्तक है? शाखाएं बढ़ रही है, कौन उत्तक है? वहां फल का आकार बढ़ रहा है, कौन उत्तक है? जड़ें भूमि के अंदर जा रही, कौन उत्तक है? जहां पर भी ग्रोथ हो रहा है, समझ जाइए वहां पर कौन उत्तक है। इनके बिना तो ग्रोथ हो ही, जहां पर ग्रोथ थम गया है वहां पर उस जगह पेड़ों के छाल में कौन उत्तक? छाल क्या लगता है? छाल बढ़ता है नहीं, उसमें कौन उत्तक होगा? तो पौधे के जिस भाग में वृद्धि थम सी गई है, कांस्टेंट हो गई है, समझ जाइए अब वहां पर कौन है? अस्थायी उत्तक। अब फिर आपको एक कंफ्यूजन होगा कि जहां वृद्धि थम गई वहां अस्थायी उत्तक है, लेकिन जब वृद्धि हो रही थी तब तो वहां पर कौन होगा? तो फिर वहां पर विभाजित की थी, अस्थायी फिर कौन सा आ गया? तो दोस्तों समझ लीजिए, पौधे जब अंकुरित होते हैं तो सबसे पहले उसमें कौन उत्तक बनते हैं? और मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू के कोशिका विभाजित होते 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 अंत में विभाजन की क्षमता को खो देते। मेरी एस्टिमेटिक की कोशिकाएं विभाजित होते 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 एक समय ऐसा आता है कि वे विभाजन की क्षमता को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। और मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं जब विभाजन की क्षमता को खो देते हैं तो वही उत्तक अब क्या बन जाते हैं? यानी कि परमानेंट टिश्यू का निर्माण किस टिश्यू से होता है? मेरी एस्टिमेटिक। यानी मेरी एस्टिमेटिक की किसमें कन्वर्ट होता है? एक पौधा जब अंकुरित होता है तो सबसे पहले कौन उत्तक बनते हैं? अब मेरी एस्टिमेटिक की कोशिकाएं विभाजन करके ग्रोथ कराते रहते हैं, और जब उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है, उनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो देती है, तब वो क्या कहलाने लगते हैं? यानी पौधों में मूल उत्तक कौन है? इसी से क्या बनता है? अब आपको तो ये क्लियर हो गया कि पौधे के कहां पर मेरी एस्टिमेटिक है और कहां पर परमानेंट। इसमें कोई कंफ्यूजन रह गया? मूल उत्तक कौन है? पौधे के अंकुरन होने के बाद सर्वप्रथम कौन उत्तक बनते हैं? परमानेंट टिश्यू किस उत्तक से बनते हैं? परमानेंट टिश्यू का निर्माण विभाजोत्तकी किस उत्तक से कब होता है? जब विभाजोत्तकी उत्तक अपने विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। तो क्लियर हो गया, दो प्रकार के उत्तक है।
आइए पहले मेरी एस्टिमेटिक को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद किसको पढ़ेंगे? परमानेंट। आइए मेरी एस्टिमेटिक को पढ़ते। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं भी समझ रहे तो समझना तो पड़ेगा, तभी नौकरी होगा। क्या एक बड़ा सवाल है कि आप कैसे समझिएगा कि हम समझे हैं। हम पढ़ाए, आप समझ गए, लेकिन इसका पता तब चलेगा जब आपसे प्रश्न बनेगा, प्रश्न। इसीलिए प्रत्येक दिन क्लास के बाद जाइए कहां पर और देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा तो मतलब आप समझ रहे हैं, और नहीं बना तो आप नहीं समझ रहे हैं। आइए गोलू तक एक बात, दो बात तो मेरी एस्टिमेटिक के बारे में क्लियर हो चुका है, और दो बात क्या क्लियर हुआ है कि ये वो उत्तक है जिनके कोशिका क्या करेगा, और ये वो उत्तक है जो पौधे की वृद्धि करने वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए समझते हैं एक एक बात इनके बारे में। मेरी एस्टिमेटिक की जितनी भी कोशिकाएं होती है, मेरी एस्टिमेटिक की कोशिकाएं अवयस्क होता है, ठीक है, इमेच्योर होता है, इंग्लिश में बोले तो इमेच्योर होता है, यानी पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है। मेरी एस्टिमेटिक के कोशिकाएं क्या पूरी तरह से परिपक्व होते हैं? नहीं होते, एकदम नए नए जोशीला होते, युवा कोशिका जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये विभाजन करने वाली कोशिका है, तो एकदम मेरी एस्टिमेटिक कोशिका एकदम बिल्कुल ताजा कोशिका, युवा कोशिका, अवयस्क कोशिका। इसलिए ये उत्तक की कोशिकाएं इतनी तेजी से विभाजित करती है क्योंकि एक भी वयस्क नहीं है। और आप जानते होंगे, आप लोग वयस्क हैं, मैट्रिक इंटर लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको बाहर दिन नहीं करेगा, फिर भी शाम को चलेगा, मार देंगे कर देंगे, उसको कोई टेंशन नहीं है। उसका दिमाग में अलग कानून चलते रहता है, क्योंकि अभी वो दुनिया देखा नहीं है, सोचता है जो कुछ हम ही है। कहने का मतलब ये है कि आप देखोगे कि जो मैट्रिक इंटर जो वयस्क नहीं बने हैं, वयस्क बनने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, और जो वयस्क हो गए हैं, तो वयस्क का मतलब स्थिरता और अवयस्क का मतलब उतावलापन। ये मानव के संदर्भ में बात करें, लेकिन कुछ इस तरह भी पौधे में भी होता है। इसके कुछ कोशिका अवयस्क होते हैं और वृद्धि करने के लिए पूरा पागल की तरह हो जाते हैं, पूरा वृद्धि करा, पूरा वृद्धि। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखे भी होंगे, कभी कभी किसानों को अपने पौधे को ठीक तरह से वृद्धि करवाने के लिए कुछ चीजों को काट कर हटाना पड़ता है, ठीक है। उसको कहते हैं, हमारे तरफ कहता है कि पेड़ को पांग दिया जाएगा। पांगना सबसे परिचित है कोई, है ना? आपको क्या लगता है उस पेड़ को नहीं पांगा जाएगा तो पेड़ खुद गिर जाएगा, इतनी तेज वृद्धि होती है। तो संतुलित वृद्धि कराने के लिए छांटना पड़ता है, छांटना कोई पांगना कहते हैं, छांटना पड़ता है। और वो जो उतनी पागल की तरह वो वृद्धि कर रहा है, वो किसके कारण कर रहा है? अवयस्क। तो मेरी एस्टिमेटिक की कोशिकाएं क्या होती है? अवयस्क होती है, ठीक है। सारे के सारे कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। क्या होती है? अब वैसे कि आप जान ही चुके कि ये विभाजन करने वाला है तो जीवित हो गई, क्योंकि मृत कोशिका विभाजित नहीं हो सकती। फिर भी क्लियर कर दिया है कि मेरी एस्टिमेटिक का सारा कोशिका क्या होता है? जीवित होता है, अवयस्क होता है। इन कोशिका में विभाजन की अपार क्षमता होती है, विभाजन की अपार क्षमता होती है। तीन बात याद हो गया ना? मेरी एस्टिमेटिक की कोशिका में जीव द्रव लबालब भारी होते हैं, बहुत ज्यादा जीव द्रव, पूरा जीव द्रव भरा हुआ है। इसलिए ये कोशिका खूब विभाजित करती है, क्योंकि इसको जीव द्रव का कमियन होता है, जीव द्रव बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर पूछ दे कि पौधों के किस उत्तक के कोशिका में कोशिका द्रव या जीव द्रव बहुत ज्यादा होता है, मेरी एस्टिमेटिक अगली विशेषता है कि इनके कोशिका अंडाकार या बहुभुजी होता है। क्या होता है? यानी कोशिका का जो आकार है वो अंडाकार होता है, ठीक है, अंडाकार होता है या बहुभुजी होता है। छोटा कोशिका तो बहुत बड़ा कोशिका नहीं होता है। समझ ही नहीं, उतना जल्दी पैदा कर रहा कोशिका कौन सा बड़ा होगा? छोटा कोशिका, गोलाकार कोशिका, लगभग गोलाकार नहीं, अंडाकार कोशिका, कोई कोशिका बहुभुजी कोशिका। तो मेरी एस्टिमेटिक के कोशिका छोटे होते हैं, अंडाकार और बहुभुजी होते हैं। अगली बहुत पावरफुल विशेषता जो याद रखना बहुत जरूरी है कि कोशिका में रसदानी नहीं होती है। रसदानी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वैक्यूल बोले थे दोस्तों। क्या बोले थे? वैक्यूल बोले थे। रसदानी नहीं होती है। कोशिका में कौन सा कोशिका अंग का भाग होता है? रसदानी वैक्यूल नहीं होता है। हम पढ़े थे कि वैक्यूल मुख्य रूप से पौधे के कोशिका में ही पाए जाते हैं, लेकिन पौधे में जो मेरी एस्टिमेटिक जो है उनके कोशिका में नहीं पाए जाते, और सब कुछ पाए जाते हैं, और सब कुछ पाए जाते हैं जो पौधे की कोशिका में रहनी चाहिए, लेकिन इसमें वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। और अंतिम बात ये याद रखिए कि कोशिका के बीच इंटर सेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इंटर सेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। अब इंटर सेलुलर स्पेस क्या है? एक उत्तक में किन्हीं दो कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को, किसी उत्तक के किन्हीं दो कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं। आप
केमिस्ट्री में भी पदार्थ के बारे में पढ़े होंगे कि परमाणुओं के बीच जगह जो खाली होता है उसको अंतराण्विक दूरी कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। पढ़े हैं? नहीं पढ़े, टेंशन नहीं लीजिए, पढ़िएगा। तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? तो एक ऊतक के किन्हीं दो कोशिकाओं के बीच जो जगह खाली रहता है उसे क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और यह इंटरसेलुलर स्पेस मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू में नहीं होता है, जरा सा भी नहीं होता है। यानी कोशिका एक दूसरे के सटे सटे होते हैं, बीच में बिल्कुल जगह नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। तो मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू के कोशिकाएं क्या होते हैं? और वयस्क होते हैं। मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू के कोशिकाएं क्या होते हैं? जीवित होते हैं। मेरी एस्टिमेटिक की कोशिकाएं जीवित होने के साथ साथ उसमें विभाजन की अपार क्षमता होती है, उसमें जीव द्रव लबालब भरे होते हैं। उनके कोशिकाएं छोटे, अंडाकार एवं बहुभुजी होते हैं। मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू के कोशिका में रसदानी नहीं होती है। मेरी एस्टिमेटिक के कोशिका के बीच इंटरसेलुलर स्पेस क्लियर है? मेरी एस्टिमेटिक, सुनिए एक बार फिर से, मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं और वयस्क होते हैं, जीवित होते हैं, उनमें विभाजन की क्षमता होती है। मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू यानी विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं छोटे, अंडाकार और बहुभुजी होते हैं और उनमें जीव द्रव लबालब भरा रहता है। मेरी एस्टिमेटिक के टिश्यू के में वैक्यूल यानी रसदानी का क्या होता है? अभाव होता है। मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू के कोशिका में रसदानी का क्या होता है? अभाव होता है। मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया? समझ गए दोस्तों? विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाओं की विशेषता को समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं और वयस्क होते हैं, जीवित होते हैं, उनमें विभाजन की क्षमता होती है, उनमें जीव द्रव काफी ज्यादा होते हैं, उनमें रसदानी नहीं पाई जाती है, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस, और यह ऊतक पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वृद्धि होती रहती है, लगातार वृद्धि होती रहती है। यानी वृद्धि करने वाले हर भाग में कौन से ऊतक मौजूद है? विभाजोत्की ऊतक मौजूद है। आइए अब विभाजोत्की ऊतक के प्रकार को समझते हैं। विभाजोत्की ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? विभाजोत्की ऊतक के प्रकार। विभाजोत्की ऊतक के प्रकार को समझने के लिए हमें पौधे के एक ऐसे भाग पर विचार करना पड़ेगा जो भाग क्या कर रहा हो? क्या कर रहा हो? वृद्धि कर रहा हो, वृद्धि कर रहा हो। क्योंकि वहीं पर मौजूद है क्या? विभाजोत्की। जहां वृद्धि स्थिर है तो मौजूद ही नहीं है। तो विभाजोत्की ऊतक के मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू के प्रकारों को समझने के लिए आपको एक ऐसे भागों पर विचार करना होगा जो वास्तव में ग्रोथ कर रहा हो, वृद्धि कर रहा हो। आइए दोस्तों, हम तना को ले लेते हैं और मान लेते कि वृद्धि कर रहा है। मान लियो वृद्धि, और मान लिया ये तनव है। ये क्या है? तनव है। ये तनव है दोस्तों। क्यों? जिसे मान लिया ये तनव है। तो ये तनव है और वृद्धि करने वाले भाग है। तो वृद्धि करने वाले भाग में कौन ऊतक मौजूद रहेगा? विभाजोत्की ऊतक। तो जो विभाजोत्की ऊतक जो मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू वृद्धि करने वाले क्षेत्र के शीर्ष भाग पर मौजूद रहते हैं, अंडाकरण होते हैं, शीर्ष भाग पर मौजूद होते हैं। कहां होते हैं मौजूद? शीर्ष भाग पर मौजूद होते हैं। उस विभाजोत्की को कहा जाता है क्या? एपिकल कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? शीर्षस्थ विभाजोत्की ऊतक कहा जाता है। ऐसे विभाजोत्की ऊतक क्या हो रहा है? अच्छा, देखिए कोई ऊपर, देखिए क्या हो रहा है। लगता छत पीट रहा है ना। एक मिनट देख लेते हैं। उधर भी लड़के लोग बैठे हुए हैं तो सबको बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोग क्या पर आ रहे हैं? आप लोग बैठिए ना। अरे कुछ नहीं, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी कुछ गड़बड़ाया होगा। क्या हुआ? चल हुआ? हो गया? हो गया? ओके ओके। हर क्लास में मौजूद है ना साहब? ठीक है, ओके दोस्तों। आइए, विभाजोत्की ऊतक के प्रकार को हम समझ लिए हैं और ये बताइए कि ये उन्हीं क्षेत्रों में रहेगा जिन क्षेत्रों में क्या हो रहा है? वृद्धि। विभाजोत्की ऊतक वृद्धि करने वाले क्षेत्र में ही रहते हैं। और हम मान लीजिए तने वृद्धि कर रहे हैं, तो वृद्धि करने वाले क्षेत्र में विभाजोत्की ऊतक है और वृद्धि करने वाले क्षेत्र के सबसे शीर्ष भाग, ऊपरी भाग में जो विभाजोत्की मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? एपिकल कहते हैं। विभाजित वृद्धि करने वाले भागों के शीर्ष भाग में सबके आगे में जो विभाजोत्की ऊतक मौजूद रहता है उसे कौन विभाजोत्की कहते हैं? शीर्षस्थ विभाजोत्की कहते हैं। और शीर्षस्थ विभाजोत्की के कोशिकाएं विभाजित होकर नए नए कोशिका का निर्माण करते रहता है, नए नए कोशिका का निर्माण करते रहता है। और जब शीर्षस्थ विभाजोत्की ऊतक में लगातार विभाजन की प्रक्रियाएं होकर नए नए कोशिकाएं बनती जाती है तो इससे पौधे की क्या बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है। यानी कि शीर्षस्थ विभाजोत्की का काम है पौधे का क्या बढ़ाना? लंबाई बढ़ाना।
चाहे पौधे की लंबाई हो, शाखाओं की लंबाई हो, पत्तियों की लंबाई हो, वो लंबाई बढ़ाने का कार्य कौन सा विभाजोत्की करता है? शीर्षत विभाजोत्की का काम पौधे का क्या पौधे की किसमें वृद्धि लाना है? लंबाई बढ़ाने का कार्य कौन विभाजोत्की? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पौधे की लंबाई बढ़ना, पौधे का लंबाई बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। पौधे का लंबाई बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है, प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। पौधे का लंबाई बढ़ना क्या कहलाता है? प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। ऐसा क्यों जानते हैं? कि पौधा जब अंकुरित हो करके वृद्धि करना स्टार्ट करता है तो आप इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किए होंगे कि पौधे पहले अपनी लंबाई को बढ़ाता है, न कि मोटाई को। पौधे की वृद्धि दो तरह से होती है, लंबाई बढ़ती है और मोटाई बढ़ती है। तो पौधे जब शुरुआती वृद्धि करते हैं तो अपनी मोटाई बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या बढ़ाने पर? यानी कि शुरुआती वृद्धि जो पौधे में होती है वह पौधे में क्या बढ़कर होती है? क्योंकि शुरुआती वृद्धि लंबाई बढ़कर होती है, इसलिए लंबाई का बढ़ना क्या कहलाता है? प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है, प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है, प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दो तरह से पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जाएगा कि पौधों की लंबाई किस ऊतक के कारण, एपिकल मेरिस्टेमेटिक के कारण, या आपसे पूछ देगा कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किस ऊतक के कारण, एपिकल मेरिस्टेमेटिक के कारण, शीर्षत विभाजोत्की के कारण। क्योंकि प्राथमिक वृद्धि का मतलब ही क्या है? लंबाई का बढ़ना। लंबाई का बढ़ना ही क्या है? प्राथमिक वृद्धि है। और लंबाई का बढ़ना प्राथमिक वृद्धि क्यों है, इस बात को आप समझे कि नहीं समझ गए? कि समझ गए? खेल समाप्त है पहला मेरिस्टेमेटिक का दोस्तों। अब लंबाई बढ़ गया, क्या बढ़ेगा? मोटाई बढ़ेगा। लंबाई दोस्तों बढ़ चुका है, अब हम मोटाई बढ़ाएंगे। यह दोस्तों तना, यह दोस्तों तना, और इसका लंबाई बढ़कर हो गया है बहुत ज्यादा, और इसलिए लंबाई को स्टॉप। अब क्या बढ़ेगा? अब मोटाई बढ़ेगा तो कोना में रहना पड़ेगा। तो वृद्धि करने वाले क्षेत्र के शीर्ष भाग में जो विभाजोत्की है वो शीर्षत कहलाया। कुछ विभाजोत्की ऊतक साइड साइड में रहते हैं, कुछ विभाजोत्की ऊतक क्या रहते हैं दोस्तों? साइड साइड में रहते हैं, साइड साइड में रहते हैं दोस्तों, साइड साइड में। इसको कहते हैं बगल में, ठीक है, बगल में रहते हैं। और ये ऊतक दोस्तों वृद्धि करेगा तो कोशिका इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर कोशिका भागा, इधर कोशिका भागा, और दोस्तों इससे क्या हो गया? पौधे का मोटाई बढ़ गया दोस्तों। इससे पौधे का क्या हो गया? मोटाई बढ़ गया। इससे पौधे का क्या हो गया? मोटाई बढ़ गया दोस्तों, मोटाई बढ़ गया, मोटाई बढ़ गया। तो बात को समझे कि ना, सबसे ऊपर में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? अब बगल में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? लेटरल कहलाएगा, पास, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्षत, शीर्षत विभाजोत्की। हालांकि कभी कभी परीक्षा में क्या करता है, कहिएगा एपिकल का हिंदी क्या होता है, तो एपिकल का हिंदी एपिकोलो होता है, ऐसे दे देगा परीक्षा में। इसलिए अंग्रेजी नाम ज्यादा जानिए। हमको कई लड़का मिलता है, सर हम जो है ना हिंदी नहीं जानते हैं। फिर कई लड़का मिलेगा, सर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं। अब कहिए हम क्या कर सकते हैं? भाषा नहीं जानते हैं, भाषा वाला नहीं जाइए। हम जो जानते हैं पढ़ाते हैं। कम लायक है तो बैठा रहिए, नहीं कम लायक तो हम भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारी भी अपनी एक सीमा है। हम भी बायोलॉजी के प्रोफेसर नहीं है, बायोलॉजी पढ़ाते हैं लेकिन बायोलॉजी का प्रोफेसर, बायोलॉजी का पूरा ग्राउंड तो आप जाइएगा पटना यूनिवर्सिटी में नाम लिखाइए, वहां के प्रोफेसर बताएंगे दोस्तों। लेकिन कभी कभी होता है कुछ ऐसा कंफ्यूजन है, अब दूर हो रहा है, पहले हम डाल देता है कि ठीक से हम बता ही नहीं रहे हैं। दोस्तों हमें भी पूरा बात मालूम, लेकिन परीक्षा का जो सिलेबस वो पूरा मालूम है, ठीक है, और उसी पर हमको फोकस करके रखना है। तो बगल बगल में जो रहेगा लेटरल, ऊपर में जो रहेगा, अब बगल में जो रहेगा लेटरल। हिंदी में पास विभाजोत्की, पास का मतलब होता है बगल में। अब इस ऊतक के कोशिकाएं विभाजित होकर के, इस ऊतक के कोशिकाएं विभाजित होकर के पौधे में क्या बढ़ाते हैं? मोटाई बढ़ाते हैं। और मोटाई का बढ़ना दोस्तों, मोटाई का बढ़ना क्या कहलाता है? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। क्या कहलाता है? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है, द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। क्यों? तो पौधे की जो मोटाई वृद्धि होती है वो लंबाई बढ़ने के बाद होती है, सेकेंड स्टेज में होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। तो लंबाई बढ़ाने वाला ऊतक कौन है? शीर्षत। मोटाई बढ़ाने वाला पास। मोटाई बढ़ना क्या कहलाता है? मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि, लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि। तो आपसे दो तरह से क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि पौधे के मोटाई में होने वाले वृद्धि का कारण कौन ऊतक है, या किस ऊतक के कोशिकाएं विभाजित होकर पौधे के मोटाई को बढ़ाते हैं? तो पास विभाजोत्की। दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी सेम मीनिंग है। पौधे में द्वितीयक वृद्धि किस ऊतक के द्वारा होता है, या पौधे में द्वितीयक वृद्धि किस ऊतक में विभाजन के फलस्वरूप होता है? पास विभाजोत्की। समझ गए? दो प्रकार समझ गए ना। विभाजोत्की ऊतक का तीसरा प्रकार, तीसरा प्रकार है इंटर सेलरी, इंटर सेलरी, अंतरवेशी, अंतरवेशी, अंतरवेशी विभाजोत्की ऊतक, इंटर सेलरी मेरिस्टेमेटिक। अब आप ध्यान दीजिए कि जो इंटर सेलरी मेरिस्टेमेटिक है, अंतरवेशी विभाजोत्की ऊतक है, यह वास्तव में किसका भाग है? एपिकल का। यानी कि जब पौधे लंबाई बढ़ाते हैं ना तो बड़ी तेजी से बढ़ाते हैं, अर्थात मोटाई जिस स्पीड में होता है पौधे का, उसका कई गुना ज्यादा स्पीड से पौधा का क्या बढ़ता है? लंबाई।
पौधे की लंबाई बड़ी तेजी से बढ़ती है, बड़ी तेजी से। क्यों? तो इसका विभाजन ही उतना तेज होता है। विभाजन काफी ज्यादा तेज होने से, लंबाई का काफी तीव्र वृद्धि होने से एपिकल का कुछ भाग छूटकर, एपिकल के कुछ भाग छूटकर पौधे के पर्व संधियों पर, पत्तियों के किनारों पर आकर जमा हो जाते हैं। एपिकल का कुछ भाग पर्व संधि, पर्व संधि समझते हैं ना, पर्व संधि नोड को कहते हैं। जैसे ये तनव है, मान लीजिए ये क्या है, तनव है। तनव के कुछ भाग से दोस्तों क्या निकलते हैं, पत्तियां निकलते हैं, ठीक है, पत्तियां निकलते हैं, पत्तियां निकलते हैं, यहाँ पर कली खिलते हैं, ठीक है। ये भाग को क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। अंग्रेजी में नोड कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और फिर कुछ दूर छोड़कर फिर कहीं से क्या निकला दोस्तों, पत्ता निकला, फिर कहीं से क्या निकला, फूल निकला, फिर कहीं से क्या निकला, पत्ता निकला, फिर यहीं से फल निकला। तो ये भी दोस्तों क्या है, ये भी क्या है, दो पर्व संधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। उसे संधि का मतलब ही होता है जोड़, आप जानते होंगे, यानी जहां पर पत्ती कली फलों का जोड़ रहता है ना, वही क्या है, पर्व संधि है। दो पर्व संधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। पर्व संधि को अंग्रेजी में नोड, पर्व को इंटर नोड, पर्व को इंटर नोड कहा जाता है। क्लियर हो गया, नोड और इंटर नोड समझ गए। और ये नोड और इंटर नोड का व्यवस्था केवल तने में होते हैं, किसमें होते हैं, तने में होते हैं, जड़ों में नहीं होते हैं। पौधे के एक भाग में नोड की उपस्थिति है, निश्चित वो तनव है। आलू भी तनव है, जानते हैं, क्योंकि उसमें नोड है। आलू भूमि के अंदर है लेकिन वो तनव है, क्यों तनव है, तो उसमें क्या है, पर्व संधि। अब पर्व संधि है, ये कैसे पता चलेगा, तो पर्व संधि से नए पौधे तक निकल आ सकते हैं। गन्ने जो लगाए जाते हैं, नए गन्ने के पौधे किससे निकलते हैं, पर्व संधि से, पर्व संधि को ही लगाए जाते हैं। तो पर्व और पर्व संधि समझ गए ना। तो एपिकल मेरी एस्टिमेटिक काफी तेजी से आगे बढ़ता है। क्यों? तो पौधे की लंबाई बड़ी तेजी से बढ़ती है। एपिकल मेरी एस्टिमेटिक के काफी तेजी के बढ़ने के कारण एपिकल का कुछ भाग छूटकर पीछे रह जाता है, कहां पर रह जाता है, और एपिकल के पीछे छूट गए भाग को, एपिकल के पीछे छूट गए भाग को क्या कहते हैं, इंटरसेलरी कहते हैं। और इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, ये उत्तक तुरंत ही अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं, अर्थात ये विभाजन की क्षमता जल्दी ही खो देते हैं। अर्थात इंटरसेलरी की कोशिका लेटरल और एपिकल की तुलना में जल्द ही अपने विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। और विभाजन की क्षमता अगर मेरी एस्टिमेटिक का कोशिका खो चुका है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के, हालांकि अगर मुख्य रूप से देखेगा तो दो ही प्रकार है, लेकिन अधिकतम इसके कितने प्रकार हैं। वृद्धि करने वाले क्षेत्र के शीर्ष भाग पर जो मेरी एस्टिमेटिक मौजूद रहती है उसे क्या कहते हैं, वृद्धि करने वाले क्षेत्र के बगल में पार्श्व भाग में मौजूद को क्या कहते हैं, लेटरल मेरी एस्टिमेटिक, लेटरल मेरी एस्टिमेटिक। पर्व संधियों पर जमा मेरी एस्टिमेटिक को क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरसेलरी कहते हैं। लेटरल का काम है लंबाई बढ़ाना, प्राइमरी ग्रोथ करवाना, लेटरल का काम है मोटाई बढ़ाना, सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। इंटरसेलरी का कोई विशेष कार्य नहीं है। तो क्या दोस्तों मेरी एस्टिमेटिक समझ चुके हैं आप लोग। अब मेरी एस्टिमेटिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा आपसे, बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पुनः समझ लीजिए, बोले तब हम परमानेंट पर आ जाएंगे। पौधों के ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाएं विभाजित होकर नए बन जाती है उसे विभाजोत्तकी उत्तक कहते हैं, मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू पौधे के सभी वृद्धि करने वाले भाग में मौजूद होते हैं, क्योंकि बिना मेरी एस्टिमेटिक का वृद्धि हो ही नहीं सकता है। मेरी एस्टिमेटिक की कोशिकाएं अवयस्क होती है, जीवित होती है, उनमें विभाजन की क्षमता होती है। मेरी एस्टिमेटिक की कोशिका में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल है। मेरी एस्टिमेटिक कोशिका में राजधानी नहीं होती है, लेकिन जीव द्रव काफी ज्यादा भारी होते हैं। मेरी एस्टिमेटिक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षक, पार्श्व, अंतर, बेसी, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी। आ जाइए दोस्तों परमानेंट पर। परमानेंट यानी कौन उत्तक, अस्थायी उत्तक का निर्माण पौधे के किस उत्तक से होता है, विभाजोत्तकी से होता है। और तीनों प्रकार की विभाजोत्तकी से होता है, यानी कि केवल एक ही विभाजोत्तकी बनाएगा। शीर्षक भी, शीर्षक विभाजोत्तकी भी अस्थायी बना सकता है, और पार्श्व विभाजोत्तकी भी अस्थायी उत्तक बना सकता है। और इंटरसेलुलरी का तो मुख्य वही काम तक तुरंत अस्थायी बन जाना, क्योंकि बेचारे को कोई काम ही नहीं दिया है प्लांट। तो अस्थायी उत्तक पौधे के वे उत्तक हैं जिन उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। और ध्यान रखना है कि मृत कोशिका में तो विभाजन की क्षमता नहीं होती है, एकदम नहीं होती है, लेकिन कुछ जीवित कोशिकाओं में भी विभाजन की क्षमता नहीं होती है। जानते हैं ऐसे कुछ जीवित कोशिका हमारे शरीर में भी है जो विभाजित नहीं होती। मस्तिष्क न्यूरॉन कोशिका से बने, आप जानते हैं, वो जीवित होती है लेकिन कभी विभाजित नहीं होती है। तो एक कोशिका जो मृत है वो निश्चित ही विभाजित नहीं होगी, अर्थात नई कोशिका को जन्म नहीं देगी। लेकिन जो कोशिकाएं जीवित है वो विभाजित करेगी ही करेगी, ये जरूरी। जीवित कोशिका भी विभाजन क्षमता से वंचित हो सकता है। चलिए बात समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अस्थायी उत्तक पौधे के वे उत्तक हैं जिन उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये उत्तक पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वृद्धि अब थम सी गई है, और इस उत्तक का निर्माण विभाजोत्तकी उत्तक से ही होता है, और तीनों प्रकार के विभाजोत्तकी से होता है। और पौधे में अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पौधे में अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक सिंपल परमानेंट, सरल अस्थायी उत्तक। एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जटिल है अस्थायी उत्तक।
सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। अब आप सबसे पहले यही समझ लीजिए कि सरल सरल क्यों है और जटिल में ऐसा क्या हो गया जो जटिल हो गया है। पहले आप इसको समझ लीजिए। आप उत्तक के परिभाषा को समझ चुके ना कि उत्तक किसे कहेंगे। कोशिका के समूह को क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। और एक उत्तक के सभी कोशिकाएं आकार और आकृति में समान, कार्य में समान, उत्पत्ति में भी समान होता है कि नहीं होता है। तो ये जो उत्तक है सरल अस्थायी उत्तक, यह उत्तक के परिभाषा पर खरा उतरता है, लेकिन ये उत्तक के परिभाषा को ठेंगा दिखा देता है, जरा सा भी नहीं मानता है। मतलब जटिल अस्थायी उत्तक को जटिल कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि यह इस एक ही उत्तक में अलग अलग आकृति और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाएं मौजूद है। जटिल अस्थायी उत्तक पौधे के एक ऐसे उत्तक है जो उत्तकों के परिभाषा पर खरा नहीं उतरता है। दोस्तों, एक ही उत्तक में अलग अलग आकार के कोशिकाएं और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाएं मौजूद है। अब फिर वही बात कहिएगा, जब उत्तक के परिभाषा पर खड़े नहीं है तो इसको उत्तक काय करें, दूसरा कुछ कह देते हैं। उत्तक करने का क्या जरूरी है, लेकिन आपको बताए थे कि अगर एक उत्तक है, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य कर भी रही है और अंत में उनका कार्य एक ही हुआ, अर्थात एक इकाई के रूप में हुआ, तो जीव वैज्ञानिक उन्हें भी उत्तकों की श्रेणी में रखे हैं। बात को समझ गए ना। तो ये जटिल अस्थायी उत्तक है। निश्चित ही इन उत्तकों में अलग अलग आकार एवं अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाएं सम्मिलित है, फिर भी उनके कार्य एक इकाई के रूप में संपन्न हो रहे हैं, इसलिए वो उत्तक है। तो परमानेंट टिश्यू अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सरल अस्थायी उत्तक वो उत्तक है जो एक ही आकार और आकृति तथा एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं से मिलकर बना है, जबकि जटिल अस्थायी उत्तक अलग अलग आकार एवं आकृति के तथा अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो बात समझे कि नहीं कि सरल सरल क्यों है और जटिल में आखिर हो क्या गया, इस बात को समझे कि नहीं समझे, बस आइए समझ के तो यही जरूरी है। अब ये जो सिंपल परमानेंट है, सरल अस्थायी उत्तक है दोस्तों, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा इसको हिंदी में कहते हैं मृदुतक, लेकिन हिंदी नाम अब सिर्फ एनसीईआरटी बुक में चलता है, अब बाकी हिंदी में पेरेन्काइमा में वही पोएकार रहेकर हो जाता है। पेरेन्काइमा। दूसरा कोलेन्काइमा, इसको कहते हैं क्या, स्थूल कोण उत्तक। और तीसरा एसिक्लेरेन है काइमा, इसको दृढ़ उत्तक कहा जाता है। तो सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्केलेरेन काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्केलेरेन काइमा। अर्थात पेरेन्काइमा अस्थायी उत्तक है, लेकिन कैसा, अर्थात पेरेन्काइमा उत्तक में एक ही आकार आकृति तथा एक ही प्रकार कार्य करने वाला कोशिका होगा कि नहीं होगा। कोलेन्काइमा भी कैसा और कैसा, और एस्केलेरेन भी कैसा और कैसा। सरल का सिंपल का क्या मतलब है समझ गया आप। और जटिल अस्थायी उत्तक दो प्रकार के, जाइलम फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं, दारू। हाँ दोस्तों, इसका नाम इतना खराब है कि अच्छा राइटर सीधे लिखते हैं हिंदी में ऐसे, लेकिन एनसीईआरटी में यही नाम अभी भी चल रहा है। और दूसरा फ्लोएम यानी पोषवाह। तो अस्थायी उत्तक वो उत्तक है जिनके कोशिका में विभाजन की क्षमता। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सरल अस्थायी। और सरल अस्थायी कितने प्रकार के, कौन कौन, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्केलेरेन। और जटिल अस्थायी दो प्रकार के, जाइलम और आइए दोस्तों एक एक करके जानना शुरू करते हैं। पहले जानते हैं किसको, पेरेन्काइमा को। पेरेन्काइमा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मृदुतक उत्तक। पेरेन्काइमा कैसे कोशिकाओं से बनी होती है, जीवित कोशिका से बनी होती है। पेरेन्काइमा के सारे कोशिकाएं जीवित होती है, लेकिन चूंकि अस्थायी है, ये जीवित होकर भी विभाजन नहीं करेगी। जीवित का मतलब समझ लेना, सेल के अंदर जीव द्रव भरा है तो जीव जिंदा है, और जीव द्रव सूख गया तो कोशिका मृत हो गया। यानी कोशिका मृत या जीवित ये प्रोटोप्लाज्म पर डिपेंड करता है। तो पेरेन्काइमा के सारे मृदुतक के सारे कोशिका क्या होते हैं, जीवित। इनके कोशिका गोलाकार या अंडाकार या बहुभुजी होते हैं, यानी आकृति कोई विशेष मायने नहीं रखती। लगभग मेरी एस्टिमेटिक के कोशिकाओं के तरह ही है, बस मेरी एस्टिमेटिक में प्योर गोलाकार आपका नहीं था, नहीं तो अंडाकार बहुभुजी मेरी एस्टिमेटिक ने था। तो इतना तो क्लियर हो गया है कि मेरी एस्टिमेटिक और पेरेन्काइमा के कोशिकाओं का साइज से लगभग क्या होता है, समान होता है। अगला कि इनके कोशिकाओं में रसधानी पाई जाती है। रसधानी, और इकट्ठे हम बता देते हैं, किसी भी मेरी एस्टिमेटिक में रसधानी, सभी परमानेंट में रसधानी पाई जाती है। यानी पेरेन्काइमा हो, कोलेन्काइमा हो, एस्केलेरेन हो, जाइलम हो, फ्लोएम हो, जो सब में रसधानी है। अब ये पेरेन्काइमा के कोशिका के बीच इंटर सेलुलर स्पेस पाया जाता है। मेरी एस्टिमेटिक में था, लेकिन इसमें है, और सबसे ज्यादा इसी में है। मतलब और कहीं ना किसी कम है, सबसे ज्यादा इसमें।
पौधे के किस ऊतक में सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है? पेरेन्काइमों से ज्यादा किसी अन्य ऊतक के कोशिकाओं में इतना नहीं पाया जाता है। तो ये जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। इसकी कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार या बहुभुजी होती है। इनके कोशिका में राजधानी पाई जाती है और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। जैसे ये गोलाकार है, ये गोलाकार है, ये गोलाकार है, ये गोलाकार है, ये गोलाकार है। मान लीजिए कि ये भाग, ये पौधा का भाग है, एक ऊतक है, तो ये पूरा का पूरा ऊतक है, तो ऊतक गोलाकार होता है। तो गोलाकार गोलाकार ऊतक में दोस्तों, गोलाकार अंडाकार ऊतक के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जगह क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। ये खाली, 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 देख रहे हैं? खाली खाली। तो इसकी आकृति के कारण इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होने का जगह बन जाता है। ठीक हो गया? पेरेन्काइमा की विशेषता को समझ गए ना? हाँ? और कौन विशेषताएं मेरी एस्टिमेटिक से मिल रही है, उस पर ध्यान दिया कि ना आप? हाँ, और ये भी विशेषता नहीं मिल रही है, ये भी मिल रही है। ये विशेषता बिल्कुल विपरीत है और ये विशेषता बिल्कुल विपरीत है। अब आइए, ये पेरेन्काइमा पाया कहाँ जाता है? पौधे के जितने नए भाग है जिसका निर्माण अभी तुरंत हुआ है, समझिए वहां पर कौन मौजूद है? अब पेरेन्काइमा मौजूद है, ये मत सोचिए कि मेरी एस्टिमेटिक नहीं रहेगा, वो भी रहेगा। यानी एक ही जगह पर कई ऊतक रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि पौधे किसी एक भाग में केवल एक ही ऊतक हो। एक ही भाग में भी ऊतक रह सकते हैं, लेकिन एक ही ऊतक पौधे सभी भाग में रह सकते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो पेरेन्काइमा एकदम नए नए भाग में तना बना है, उसमें है। फूल का कली खिला है, उसमें है। आम का छोटा भाग है, उसमें है। जो जो नया चीज बना है, सब में पेरेन्काइमा है, सब में पेरेन्काइमा है। क्लियर हो गया? बात समझ रहे ना? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पेरेन्काइमा ऊतक कहाँ होगा? क्लियर हो गया ना? एकदम सभी नए नए भागों में एकदम फूल निकला हुआ है, उसमें मेरी एस्टिमेटिक है क्योंकि वो वृद्धि करने वाला है। उसके बाद सबसे ज्यादा कौन स्थायी ऊतक होगा उसमें? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा के कार्य को पढ़िए। सब जानते हैं कि पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा ऊतक के कोशिका में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, लेकिन सभी पेरेन्काइमा ऊतक के कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। और ऐसे पेरेन्काइमा जिनके कोशिकाओं में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? और निश्चित ही अगर क्लोरेन्काइमा में क्लोरोफिल है तो वह किसमें मदद करेगा? हाँ, क्लोरोफिल हो और प्रकाश संश्लेषण में मदद न हो, ऐसा तो संभव है ही नहीं दोस्तों। तो आप ये कह सकते हैं कि पेरेन्काइमा के कुछ कोशिकाओं में क्लोरोफिल मात्रा पाए जाते हैं और वे पौधों को प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, लेकिन सभी पेरेन्काइमा के कोशिकाओं में क्लोरोफिल मौजूद नहीं रहते हैं। ऐसे पेरेन्काइमा जिनके कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, उन पेरेन्काइमा को क्या कहा जाता है? क्लोरेन्काइमा कहा जाता है, यानी क्लोरेन्काइमा। ठीक है? क्लोरेन्काइमा, ये क्लोरेन है, एक क्लोरेन्काइमा है, वो अलग है। क्लोरेन्काइमा, ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद पेरेन्काइमा का दूसरा मुख्य काम क्या है? भोजन संग्रह करना। क्या करना? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे ग्लूकोज तैयार करते हैं, वो ग्लूकोज पौधा तुरंत खा पी के नहीं पचा देते हैं, बल्कि वो ग्लूकोज जमा होते हैं, और अधिकांश ग्लूकोज जमा ही होते हैं, क्योंकि पौधा खाना बनाते हैं भर दिन और खाते हैं एक टाइम भी ठीक से नहीं, तो अधिकांश खाना जमा होते रहता है। कौन ऊतक पर जमा करने की जिम्मेदारी है? पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में भर दिन खाना ग्लूकोज बना रहा है, भर दिन बना रहा है। अब खाना अपने लिए बहुत कम यूज करते हैं, इसीलिए कभी कभी पतझड़ हो जाते हैं ना, 6 महीना प्रकाश संश्लेषण बंद रहता है, फिर भी पौधा जो है वैसे का वैसे रहते हैं। बसंत आएगा एकदम हरा भरा हो जाएगा। कैसे जिंदा रह गया? खाना इतना पहले से जमा था कि 2-4 साल और जिंदा रह सकता है वो। और ये सब खाना कहाँ जमा है? ऊतक में। कौन ऊतक में? पेरेन्काइमा में। तो पेरेन्काइमा का काम है प्रकाश संश्लेषण में मदद करना। पेरेन्काइमा ऊतक का काम है भोजन का संग्रह करना। किसका संग्रह करना? भोजन का संग्रह करना। और आइए जलीय पौधों की हम बात कर लेते हैं। जलीय पौधे को अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स प्लांट। ओके, हो गया। देखिए, चलिए दोस्तों, वीडियो अब चल रहा है। ओके ओके दोस्तों, चलिए चलिए, चालू हो गया दोस्तों। चलिए चलिए, अब चालू हो गया है। हम बात कर रहे थे, एक बार पुनः देखिए, रुक गया था, नेट कभी भी स्लो हो जाता है। बात किसकी कर रहे थे? तो जलीय पौधे के पेरेन्काइमा के इंटरसेलुलर स्पेस में क्या भर जाता है? जलीय पौधे के पेरेन्काइमा, और पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, हम जानते हैं, अर्थात कोशिकाओं के बीच खाली जगह होता है। तो जलीय पौधे के पेरेन्काइमा के कोशिकाओं के खाली जगह, जिसको क्या कहा जाता है? इंटरसेलुलर, उसमें क्या होता है? हवा भर जाता है। और ये केवल किसमें होता है? अर्थात स्थलीय में नहीं होता है। और जब पेरेन्काइमा के इंटरसेलुलर स्पेस में हवा भर जाता है, तो ऐसे पेरेन्काइमा को क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। और एरेन्काइमा का क्या काम है? जलीय पौधे को तैरने में मदद करना। तैरने में जलीय पौधे जल में किस ऊतक के बदौलत तैर पाते हैं? एरेन्काइमा वायु तक के। तो पेरेन्काइमा के तीन प्रमुख काम। एक कि पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, क्योंकि कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। पेरेन्काइमा भोजन संग्रह का कार्य करते हैं। पेरेन्काइमा
जलीय पौधे में एरेनकाइमा में कन्वर्ट होता है, जो जलीय पौधे को तैरने में मदद करते हैं। तो पेरेन्काइमा क्लियर हुआ। एक बार हम देख लेते हैं सरसरी निगाहों से पेरेन्काइमा को। पेरेन्काइमा की सारी कोशिकाएं जीवित और कैसी होती है? पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती है और इन कोशिकाओं की आकृति लगभग विभाजोत्की के ही समान होती है। पेरेन्काइमा की कोशिका में रसधौनी पाई जाती है और पौधे का एकमात्र उत्तक पेरेन्काइमा ही है जिनके कोशिकाओं में काफी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। पेरेन्काइमा उत्तक इतना इंटरसेलुलर स्पेस कोई और उत्तकों में नहीं मौजूद है। पेरेन्काइमा उत्तकों का कार्य पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में मदद करना है, भोजन संग्रह करना है और जलीय पौधे को जल में तैरने में मदद करना है। हालांकि जलीय पौधे में पेरेन्काइमा किस उत्तक में कन्वर्ट होते हैं? एरेनकाइमा से। तो हम पेरेन्काइमा को भी 2-3 भागों में बांट सकते हैं, साधारण पेरेन्काइमा, कोलेरेनकाइमा और एरेनकाइमा। साधारण पेरेन्काइमा, कोलेरेनकाइमा और साधारण पेरेन्काइमा पौधे के लिए भोजन संग्रह करते हैं और कोलेरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं और एरेनकाइमा जलीय पौधे को तैरने में मदद करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए कोलेरेनकाइमा पर। ये हम लोग बोटनी पढ़ रहे हैं और आपके बायोलॉजी को हम इसी तरह आगे ले जाएंगे। जहां पौधा का ऑपरेशन होगा वहीं जंतु का हो जाएगा, ताकि एक साथ दोनों ऑपरेशन आप सीख सके। नहीं तो दोस्तों ये होता है बोटनी पढ़ते अरुचि पैदा हो जाती है बायोलॉजी से कि क्या करेंगे पौधे पढ़कर। आई डोंट लाइक पौधा, ठीक है। और जब जूलॉजी पर आते हैं तो लगता है कि बात हमारी हो रही थी, थोड़ा उसको बायोलॉजी रुचिकर लगता है और वो उसको कुछ हद तक एक्सेप्ट कर पाते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि एक साथ दोनों को ले आए हैं कि पढ़ते अरुचि पैदा होगा तो रुचि वाला तुरंत आ जाएगा। लेकिन पौधों की दुनिया भी काफी अलग नहीं है जंतुओं की दुनिया से, लगभग समान ही है। और सबसे बड़ी समानता तो ये है ही कि हम भी सजीव और वो भी सजीव। इसलिए क्यों ना एक साथ पढ़ा जाए। इससे ये होगा कि एक साथ होगा और दूसरा ये होगा कि अंतर आपको स्पष्ट पता चलेगा, समानताएं आपको स्पष्ट नजर आएंगे। इसलिए आइए अब किस पर? कोलेरेनकाइमा अस्थायी उत्तक है, इसके कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होगी और इसकी कोशिका में रसधानी होगी। ये 3 बात तो क्लियर है। कोलेरेनकाइमा से पहले आप एक एग्जांपल पर गौर करिएगा जो हम बता रहे हैं, और ये एग्जांपल से आप निश्चित ही गुजरे होंगे। नहीं गुजरे हैं तो टेंशन भी नहीं लेना है। कभी आम के डंठल को इस तरह मोड़े हैं? गुलाब के डंठल को मोड़े हैं? नहीं मोड़े हैं तो मोड़ने पर क्या होता है वो आपको हम बताते, क्योंकि हम मोड़े हैं। आम के डंठल को मोड़िएगा ना, बीच से क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा। आम के डंठल को या बड़े बड़े वृक्षों के डंठल को आप इस तरह मोड़ने का प्रयास करिएगा तो बीच से खट्टा से टूट जाएगा। लोकल भाषा में कहते क्रैक कर गया, ठीक है। लेकिन वहीं आप गुलाब के डंठल को अगर मोड़ने का प्रयास करिएगा, एकदम पूरा मुड़ेगा, टूटेगा नहीं बीच से, पूरा मुड़ेगा एकदम पूरा लचीलापन। बड़े बड़े आंधी तूफान जब आते हैं आम की डालियां गिरकर दूर गिर जाते हैं। गुलाब का डंठल पृथ्वी में सट जाएगा, टूटेगा नहीं। देखे हैं आखिर इतनी अंतर दोनों के डंठल में कहां से आती है? तो दोस्तों यहीं से आती है, यानी किस उत्तक की बदौलत आती है? कोलेरेनकाइमा उत्तक एक ऐसा उत्तक है जिसका बड़े बड़े वृक्षों में अभाव होता है। यह उत्तक वो उत्तक है जो वृक्ष समझते हैं ना, वृक्षों में तथा सभी पौधों के जड़ों में नहीं पाया जाता है। किसी भी पौधा के जड़ में कौन उत्तक नहीं होता है? अभी पेरेन्काइमा पर वो होता है, मेरी एस्टिमेटिक होता है, लेकिन जड़ में ये नहीं होता है। और बड़े बड़े वृक्षों में भी ये उत्तक नहीं होता है। ये झाड़ी वाले पौधे को सर्व्स कहते हैं। झाड़ी वाले पौधों में पाया जाता है, ठीक है। झाड़ी वाला पौधा समझ लेना, झाड़ी वाला पौधा जो मध्यम आकृति के होते हैं। एग्जांपल में आप ले लीजिए, गुलाब का पौधा तो आप देखे होंगे, ठीक है। अनार का पौधा देखे होंगे, मेहंदी का प्लांट आप देखे होंगे। तो ये सबका जो वर्गीकरण है वो किसके अंतर्गत है? झाड़ी वाले पौधे के अंतर्गत है। इन्हीं सब पौधे में ये उत्तक पाए जाते हैं। कौन? कोलेरेनकाइमा। और कहां पाए जाते हैं? तो तने के जो ऊपरी परत होते हैं उसके ठीक नीचे, ऊपरी परत जो छाल है उसके ठीक नीचे पाया जाता है। कौन उत्तक? कैसे पौधे में? और ये उत्तक के कारण इन झाड़ी वाले पौधे में लचीलापन का सामर्थ्य आता है, लचीलापन का सामर्थ्य। तो क्लियर हो गया? इतनी बात आप समझे कि कोलेरेनकाइमा कहां नहीं पाया जाता? कोलेरेनकाइमा उत्तक बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता है, पौधे के जड़ों में नहीं पाया जाता है, झाड़ी वाले पौधे में पाए जाते हैं। और इस उत्तक जो है आपको मुख्य रूप से और जगह भी पाया जाता है, जैसे पत्तियों के जोड़ को पेट्यूलेट कहते हैं वहां पाया जाता है, कली का जोड़ जहां तना होता है वहां पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से तने के ऊपरी परत के नीचे ये कोलेरेनकाइमा उत्तक होता है और इसका काम है पौधे में लचीलापन प्रदान करना। इतनी बात जानना बहुत जरूरी था क्योंकि ये सबसे ज्यादा इनके बारे में पूछे जाते हैं। कोलेरेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं भी क्या होती है? जीवित कोशिका होती है। इनकी भी कोशिका लगभग गोलाकार, अंडाकार तथा बहुभुजी होती है।
होते जा रहा है कि लगभग उत्तक के आकार और आकृति सेम होते जा रहे हैं। हालांकि अलग भी होगा, लेकिन अभी 3 पढ़े, तीनों का लगभग क्या था, सेम था। तो इसे एक और बात समझ जाइए कि पौधे की जो जीवित कोशिकाएं होते हैं ना, अधिकांश जीवित कोशिका के आकार और आकृति एक समान है, एक समान। तो ये भी जीवित कोशिका कहाँ रहते हैं, कहाँ पाई जाती है, तो क्लियर हो चुका है दोस्तों। इसका हिंदी नाम क्या है, स्थूल कोण उत्तक। अब जानते हैं इसका हिंदी नाम स्थूल कोण क्या है। तो ये कोशिका, इस उत्तक के कोशिका, कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिका कोनों पर सेलुलोज की अधिकता के कारण, सेलुलोज की अधिकता के कारण मोटी दिखाई पड़ती है, दिखाई नहीं पड़ती, मोटी होती है। इसीलिए इसका नाम क्या कहा गया है, स्थूल कोण उत्तक। स्थूल मतलब होता है मोटा, कोण का मतलब होता है कोण। जो कोशिका कोण पर मोटा, वही है स्थूल कोण, वही है अंग्रेजी में कोलेनकाइमा। तो ये कोशिका गोलाकार है ना दोस्तों, कोनों पर मोटा है, मोटा है, मोटा है, मोटा है, मोटा है, या मोटा है। और मोटा किस लिए है, फिर दूसरा कोशिका कोनों पर मोटा 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 मोटा, किसके कारण मोटा। चलो क्लियर हो गया, बात समझ गए ना। कोलेनकाइमा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। और कुछ कोलेनकाइमा में भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन उतने में नहीं जितने पेरेन्काइमा में थे दोस्तों, कुछ कोलेनकाइमा में मौजूद थे। तो कोलेनकाइमा क्लियर हो गया। बड़े बड़े वृक्षों में कोलेनकाइमा उत्तक, किसी भी पौधे के जड़ों में कोलेनकाइमा उत्तक, कोलेनकाइमा पेरेन्काइमा और मेरी एस्टिमेटी के कोशिकाएं जीवित होती है और लगभग कोशिका का आकार और आकृति, लेकिन कहां अलग अलग है। इसका मुख्य कार्य है लचीलापन प्रदान करना और एक गौण कार्य है प्रकाश संश्लेषण में मदद करना। बड़े बड़े वृक्षों में नहीं होते। सिंपल परमानेंट कितने प्रकार के थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेनकाइमा। दृढ़ का पर्यायवाची है मजबूती। बड़े बड़े वृक्षों को देखते हैं कितना मजबूत होता है, पेड़ देखते हैं कितना विशाल मजबूत होते हैं, किस उत्तक के बदौलत। ये उत्तक है मजबूत बनाने वाला उत्तक, मेरी एस्टिमेटिक ग्रोथ कराने वाला उत्तक था। पेरेन्काइमा भोजन जमा करने वाला उत्तक था, कोलेनकाइमा लचीलापन प्रदान करने वाला उत्तक था। ये जो एस्क्लेरेनकाइमा है ये मजबूती देने वाला है। हालांकि कोलेनकाइमा भी मजबूती दे रहा था, लेकिन उसकी मजबूती देने की कैटेगरी कुछ अलग था। ये अंदर से मजबूत बनाते हैं पौधे को, अंदर से मजबूत। बड़े बड़े वृक्ष जो इतने मजबूत होते हैं, जिस पर हम भी चढ़ जाते हैं, 10-10 आदमी चला लेते हैं, पौधा मस्ती से कुछ नहीं होता जी। वो मजबूती जो आई है किस उत्तक की बदौलत आई है। और इतनी मजबूती जीवित कोशिका में नहीं हो सकता है। हो सकता है इससे पहले जब हम कोशिका बनाए थे आपको, तो आपको बताया था कि एक मृत कोशिका काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। हमारी त्वचा में जीवित कोशिकाएं, नाखून में मृत कोशिकाएं कितना ज्यादा मजबूत होता है। नाखून उतना मजबूत क्या जानते हैं, उसकी अधिकांश कोशिकाएं क्या है, मृत है, इसलिए मजबूती है। जानवरों के सिंग बहुत मजबूत होते हैं, क्या वो मृत कोशिका के बने होते हैं। मृत कोशिका में विभाजन की क्षमता जरूर नहीं होती है, लेकिन मजबूती जीवित कोशिकाओं की तुलना में कई गुना अधिक होती है। और निश्चित तौर पर दोस्तों अगर यह मजबूती दे रहा है तो इतनी मजबूती तो जीवित कोशिका में नहीं आती है, अर्थात यह किन कोशिकाओं से बनी होती है, मृत कोशिकाओं से बनी होती है। एस्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिकाओं से बनी होती है, और यह कोशिका की आकृति अभी तक जितनी आकृति पड़े हैं उन सब में बिल्कुल अलग है। इस उत्तक के कोशिका की आकृति अब तक जितने उत्तक के कोशिका पड़े हैं सबसे भिन्न है। और अभी तक के उत्तकों में तो गोलाकार अंडाकार का खेल चल रहा था, लेकिन अब हुआ नहीं है दोस्तों। ये जो एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक है, इसके कोशिकाएं लंबे 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 और दोनों सिराओं पर क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। लंबे 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 और दोनों सिराओं पर क्या होते हैं, लंबे होते हैं, लंबे होते हैं और दोनों सिराओं पर नुकीले होते हैं, दोनों सिराओं पर नुकीले होते हैं। आप इस उत्तक को देखे हैं, नारियल छिले, कभी नारियल छिले लंबे लंबे निकलते देखे हैं, वो लंबे लंबे उत्तक है, वो कौन उत्तक है, एस्क्लेरेनकाइमा है। फलों और बीजों के ऊपर का जो आवरण होता है ना, बड़ी ही मजबूत होता है, इतनी मजबूत कि एक बीज 100 साल, हजार साल बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उस उत्तक पर एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक का कवर चढ़ा रहता है। ये मजबूती प्रदान करता है। तो नारियल के जो छिलके छिले हैं, उन छिलकों में जो बड़ी बड़ी रेशा है, वह एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक है। तो आप देख रहे होंगे उस उत्तक को। और यहाँ उत्तक में एक और मजबूती होने का कारण कि इस उत्तक में एक खास कार्बनिक पदार्थ रहते हैं जिसका नाम है लिग्निन। पौधे के एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, और इसकी मजबूती का कारण एक खास प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो कौन, लिग्निन है। ये लिग्निन वही काम करता है जो ईटा जोड़ने में सीमेंट करता है, सीमेंट। समझ जाइए, मजबूती तो एक मृत कोशिकाओं से आ ही रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूती कौन दे रहा है, लिग्निन नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया। तो ये मजबूती देने वाला है, ये फल और बीजों को सुरक्षित रखता है। जितने रेशा वाले फसलें हैं, पटुआ का फसल देखे हैं, पटुआ को पटसन भी कहते हैं और जूट भी कहते हैं। तो पटुआ, पटसन अथवा जूट की फसल को पहले किसान काट कर कुछ दिन पानी के भीतर रखते हैं, और फिर उसे लंबे लंबे रेशे खींचते हैं। वो रेशा उत्तक है। कौन उत्तक है? पूरा का पूरा पटुआ का फसल एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक है, और उससे रस्सियां बनते हैं, बोरे बनते हैं बड़े मजबूत। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक है। तो सिंपल परमानेंट कितना प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट को समझते हैं। आइए दोस्तों,
चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों छोड़ ही दिया, टेंशन नहीं लीजिए। हिस्टोलॉजी शब्द का यूज पहली बार मेयर ने किया था, क्वेश्चन है इस पर, टेंशन नहीं लीजिए।